हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि एग्ज़ामों में पूछे गए होंगे। ठीक है, और इसके लगभग हम 100 क्वेश्चंस कराएंगे जो छोटे छोटे वीडियो में। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ और पूरे 100 क्वेश्चंस कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इन क्वेश्चनों का बेस क्या होगा, आधार मतलब आने वाले एग्ज़ामों में, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पेट, यूपी लेखपाल आदि के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आगे हम दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? तो पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट किसको है? तो इसमें आंसर आपका होगा डी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। अब जैसे इसमें संविधान का मौलिक अधिकार दिए गए। अब मौलिक अधिकार के बारे में अगर जाने हम, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4 आर्टिकल 12 से 35 में इनको उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। दूसरा है आर्टिकल 19 से 22 तक, इसमें राइट टू फ्रीडम की बात की गई, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। ओके, और हम आर्टिकल 29 से 30 अगर देखें तो में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिवेंडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया इसमें, और संवैधानिक अधिकारों का अधिकार दिया गया। और इन्हें मौलिक अधिकारों में अगर देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से आर्टिकल भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतीयों को देखते हैं, इंडियन लोगों को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले अनुच्छेद है 15 के साथ 16 है, 16 के साथ 19 है, 19 के साथ 29 है, फिर है 30। मतलब इतने आर्टिकल केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये विदेशी नहीं मांग सकते, विदेशियों को नहीं अधिकार देते हैं। और अगर देखते हैं सभी को मतलब भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी, तो वे कौन कौन से हमारे आर्टिकल हो गए, जिसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 14, दूसरा आता है 20, तीसरा 21, चौथा है 23, ये भी हमारे सभी को प्राप्त है, 26 और 27 और 25 भी सभी को प्राप्त है, और 28। इतने आर्टिकल भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, संवैधानिक अधिकार कैसे हैं, किसको कहाँ मिलते हैं, तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि नंबर 1, इससे वाक्य स्वातंत्र्य मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा कह रहा है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसमें पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा, या तीनों गलत होंगे या तीनों सही होंगे, कौन सा होगा। नीचे कूट दिए हुए हैं,
तो देखिए इसमें कह रहा है पहला, वाक की स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो ये जो कहाँ पे आर्टिकल, ये आर्टिकल हमारे आर्टिकल 19 का 1 का ए में ये दिया गया है। 19 का 1 का ए में कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में कहा है कि राष्ट्रगान गाने के समय या किसी भी ऐसे समय चुप रहने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। अर्थात कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुलवा सकता, चाहे वो राष्ट्रगान हो चाहे वो उसकी अपने मन मर्जी की बात है, वो बोले या ना बोले। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 का 1 का ए के तहत हमें चुप रहने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। तो समझ सकते हो आप, पहला। फिर दूसरा कहला इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण करने के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो सही बात कह रहा है, ना हमारे संविधान में ना कोई ऐसा कानून है जो कहीं बाध्य करता हो कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब उसको ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आप राष्ट्रीय गीत गाइए या ना गाइए। तो इसमें आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, तो इसमें कह रहा है किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला इसमें देखो हमें अधिकार दिया गया है नहीं बोलने। आर्टिकल 19 का 1 का ए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को चुप रहने का अधिकार है, तो पहले का उल्लंघन होगा, तो ये भी होगा। ठीक है, दूसरा कहता है ये धर्म से संबंधित है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। भाई कोई कानून या विधि नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। पहला और तीसरा ये दोनों सही होंगे। तो देखते हैं हम कूट में कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पहला और दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा सही। तो इसमें से पहला और तीसरा कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल कौन होगा? आर्टिकल 19 होगा, आर्टिकल 26 होगा, आर्टिकल 29 होगा कि आर्टिकल 30 होगा? तो दोस्तों आर्टिकल 30 ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा अनुच्छेद 30 सही हो जाएगा। तो अगर आर्टिकल 19 को देखें, इसमें क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में देखिए क्या है? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? जो ऊपर कहा गया है कि अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित करना और उनको संचालित करने का अधिकार है। अर्थात कोई भी जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने मनपसंद का कोई भी शिक्षा संस्थान, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, उसको स्थापित कर सकता है और वो अपने ही अनुसार उसे संचालित कर सकता है। ठीक है, उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी बाधा नहीं बनेगी। और उसमें ये भी कहा गया है कि कोई सरकार अगर उसमें उसे फंड देना हो और स्कॉलरशिप देना हो तो वो इसलिए उसे भेदभाव नहीं करेगी कि वो अल्पसंख्यक है। जिस तरह से दूसरे कॉलेज स्कूलों को के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार पेश आएगी, उसी तरह उस स्कूल के साथ पेश आएगी। ठीक है, अब अच्छा, एक शब्द अल्पसंख्यक जो यहाँ पे उल्लेख हुआ है, तो अल्पसंख्यक कौन होगा, किसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा? तो ये हम देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट, एक है केरल शिक्षा विधेयक, दूसरा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इन दो केसों में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को मतलब सुझाव दिया था कि किसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। तो जो प्रत्येक राज्य या केंद्र में जो भी जनसंख्या है, जो भी वर्ग 50% से कम होगा, उसकी जनसंख्या 50% से कम होगी तो उसे हम अल्पसंख्यक कहेंगे। ठीक है, आगे हम चौथा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी कैसे होगा दोस्तों? सी या कुछ समय पहले, संपत्ति का अधिकार जो है कुछ समय पहले आर्टिकल 19 का 1 का एफ में इसका उल्लेख हुआ था और इसे मूल अधिकार माना गया था। लेकिन दोस्तों एक 44वां संविधान अधिनियम 1978 ये पास हुआ, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, इस 19(1) के एफ से हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया और इसे मूल अधिकार से केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब कि अब अगर इससे किसी का हनन होता है, किसी संपत्ति का हनन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि हमारा मौलिक अधिकार है ये हो। तो हाँ, कोर्ट तो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देखेगा। इसको एक कानूनी अधिकार अर्थात कानून लड़ाई लड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मूल अधिकार कह के वो उस पर सरकार या कोई कुछ उसे छीन नहीं सकती। हाँ, अब संपत्ति को छीना भी जा सकता है सरकार द्वारा, कोई ऐसा काम अगर हो रहा है। मान लीजिए जैसे आपके वहाँ से, आपके प्रॉपर्टी से कोई खेत है, वहाँ से राज्य सरकार को कोई हाईवे निकल रहा है, अगर आपका बीच में पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती देंगे नहीं। हाँ, आप उसे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोगे नहीं तो आपके खेत की वजह से ऐसा नहीं कि वो हाईवे दूसरी जगह मुड़ोगे, तो राज्य सरकार क्या करेगी, आपको उसका मुआवजा देगी, लेकिन वो तुमको देना पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाओ तब भी ऐसा नहीं कि कोर्ट कह देगा कि तुम्हारा खेत है तो राज्य सरकार नहीं ले सकती, वो बिल्कुल ले लेगी। हाँ, ये है, आपका उचित मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अब जैसे यहाँ पे समानता का अधिकार देखते हैं तो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। धर्म का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। अब आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में, मतलब किस केस में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, 1973 का केस है, ध्यान रखना। केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 का भारत का बहुत ही फेमस केस है, जो कि हर एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, तीसरा है गोलकनाथ वाद, तीसरा है सज्जन सिंह वाद। तो केशवानंद भारती वाद, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? केशवानंद भारती वाद, ये सही होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें आपको केशवानंद भारती के बारे में बताएं अगर, तो ये 1973 का केस है। इसमें क्या था कि अगर शॉर्टकट में बताएं तो एक केरल के महंत थे, केरल के एक संत थे जिनके पास एक मठ था, और मठ में लगभग सैकड़ों बीघे ज़मीन थी। मान लीजिए बहुत सारा एरिया था, उस मठ के क्षेत्र में आती थी, उसके वो मठाधीश थे केशवानंद भारती जी। अब केरल राज्य सरकार एक विधेयक लाई जिसके तहत जो भी संपत्ति है लोगों के पास, मतलब ज़्यादा संपत्ति है जमींदारों की, वो संपत्ति सरकार जब्त कर रही थी, तो इनकी भी संपत्ति सारी जब्त कर ली गई। तो एक केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने कहा हमारी संपत्ति को लिया जा रहा अवैध तरीके से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच माना जाता है, संवैधानिक बेंच, जिसमें 13 जजों ने बैठकर फैसला दिया था, जो 7-1-6 से फैसला आया था। मतलब 7 जज इस पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में वोट किए थे। केशवानंद जी इसमें जीते नहीं थे, हार गए थे, मतलब इनके खिलाफ फैसला आया था, लेकिन इस फैसले ने पूरे संविधान को बदल के रख दिया, मतलब पूरे संविधान को हिला के रख दिया, सरकार हिल गई, मतलब ऐसा फैसला आया था
कि उस आधार पे अभी तक और आने वाले आगे समय में भी उस बेस पर आगे संविधान अपना बहुत ही स्ट्रांग चलता रहेगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती कभी टाइम मिले तो डिटेल में पढ़िएगा, बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस अर्थात मीडिया की प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, अर्थात कौन सा अनुच्छेद मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने का अधिकार देता है, उसको स्वतंत्रता देता है। तो आर्टिकल है 16 है, 19 है, 22 है, 31 है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? आर्टिकल 19। 19 कैसे होगा? आर्टिकल 19 कैसे होगा? ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 19 में कोई संविधान के तरफ से उल्लेख नहीं था कि मीडिया की स्वतंत्रता दी जाएगी मीडिया को, लेकिन एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1962 का केस। 1962 में एक केस आया था, साकल पेपर बनाम भारत संघ। साकल पेपर वीएस भारत संघ कब आया था? 1962 में आया था। इसमें क्या हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, अर्थात आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में मीडिया की स्वतंत्रता आती है। तो ये एक अनुच्छेद के आर्टिकल 19 के तहत उसे जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? पहला कहता है विधि के समक्ष समानता, तो दूसरा कहता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा कहता है कि देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा ये यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कौन सा है? कि चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा? तो पहला पॉइंट कहता है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता अगर देखें, जैसे मान लिया कोई भारत में कोई विधि है, भारत में कोई विधि बनी है, मतलब नियम कानून लॉ बना है, तो वो लॉ कहता है कि अगर कोई भारत में रहकर किसी का मर्डर करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो मर्डर में अगर मान लिया दो हैं, एक भारतीय है एक विदेशी है, इस अधिनियम ने इस विधि में कहा गया अगर कोई मर्डर करता है उसे फांसी की सज़ा होगी। और अगर यहाँ पे एक भारतीय वही काम करता है किसी का मर्डर, एक विदेशी मर्डर करता है, तो ऐसा नहीं कि भारतीय को फांसी की सज़ा होगी, विदेशी है तो उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, दोनों को होगी। अगर इसने मर्डर किया है तो इसको भी फांसी होगी, इसने किया है इसको भी फांसी होगी। अर्थात यही बात कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात भारतीय हो या विदेशी हो, कोई भी हो, कोई कानून अधिनियम बनेगा उस सभी के नज़र में समान होगा, उस कानून की दृष्टि से सभी को समान देखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कहता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अर्थात भेदभाव मतलब जैसे कि यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक भारतीय है, इंडियन है, एक फॉरेनर है, एक इंडियन है, एक फॉरेनर है, तो ऐसा नहीं कि देश में जो सलूक इंडियन के साथ होगा वो फॉरेनर के साथ। मान लिया जैसे कि इंडियन है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, एक भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, ऐसा तो विदेशी नहीं लड़ सकता। विदेशी ऐसा नहीं कह सकता कि हमें भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है, लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसके साथ एक तरह का भेदभाव हो गया ना, कि इंडियन का कोई है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसा विदेशी हर जगह हर समय ऐसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये यही कहलाता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, कहता है कि देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, तो ऐसा का सभी को मिल सकता है? नहीं। देखो, एक इंडियन है, एक अगर विदेशी है तो सभी को एक नज़र से नहीं देखा जाएगा। कोई भारतीय है वो देश में जिस जगह जा सकता है, ज़रूरी नहीं को विदेशी भी वहीं जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, जैसे लक्षद्वीप है, हमारा लक्षद्वीप है,
लक्षद्वीप एक केंद्र शासित यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पे कुछ द्वीप हैं, जैसे 6 द्वीप हैं, द्वीप तो 36 हैं, जिसमें से 10 द्वीप जो हैं वहाँ रहने योग्य हैं। लेकिन 6 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे टूरिज्म मतलब पर्यटक की दृष्टि से लोग जाते हैं, वो चाहे भारतीय हों या विदेशी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, 6 जो द्वीप हैं वहीं पर पर्यटक जाते हैं, लेकिन उसमें से 6 द्वीपों में केवल भारतीय जा सकते हैं। उसमें से मात्र 2 द्वीप ऐसे हैं जहाँ विदेशी जा सकते हैं, 6 के 6 पर विदेशी नहीं जा सकते। 2 द्वीप हैं, एक जैसे अगाती है, दूसरा है बंगाराम। 2 द्वीपों पर केवल विदेशी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार यहाँ पे छीन लिया गया विदेशियों के साथ। मतलब भारतीय 6 द्वीपों पर जा रहे हैं, लेकिन विदेशी केवल 2 द्वीपों पर जा सकते हैं। सब 4 द्वीपों पर उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो क्या है, यहाँ पर देश में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार सभी को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार। अब दोस्तों आप तो जानते होंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार अर्थात कोई ऐसा नहीं कोई विदेशी आकर यहाँ कह देगा कि हम सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, विधायकी लड़ेंगे, प्रधानी लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, केवल भारतीय कर सकता है। तो केवल भारतीय यहाँ पे कर सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को ही है, चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो। तो ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन के तीनों हमने ऑप्शन चारों देखें। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो पहला तो सभी को उपलब्ध है, सभी को उपलब्ध है। दूसरा केवल भारतीयों को है। तीसरा केवल भारतीयों को है, चौथा भी भारतीयों को। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी हो जाएगा। तो डी मतलब 2, 3 और 4 ये सभी को नहीं, केवल भारतीयों को हैं। ठीक है, तो आगे हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 6 वर्ष तक की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है। ध्यान रखना है, संवैधानिक अधिकार नहीं, सांविधिक बोल रहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना है, पहले मूल अधिकार नहीं था जो संविधान लागू हुआ था। ये बाद में एक अमेंडमेंट ला के संसद ने इसको पारित करके इसको मूल अधिकार बनाया है। ये पहले क्या था, पहले अगर इसको हिस्ट्री देखते हैं, पहले आर्टिकल 45 के डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो आर्टिकल 45 था, उसमें 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, वो केवल मूल अधिकार नहीं था, केवल एक डीपीएसपी का था, अर्थात उसमें राज्य सरकार के लिए दायित्व थे, लेकिन वो वाद योग्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कब? 2002 को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को आया। इसमें क्या किया गया, इसमें आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का जोड़ा गया संविधान के। आर्टिकल 21 का में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। अर्थात अब सरकार का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना ही पड़ेगा। नहीं देगी तो वो मूल अधिकार है, वो सरकार से लड़के कोर्ट जाके लेंगे। ये अब मूल अधिकार बन चुका है। ठीक है, और उसी में देखते हैं जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे रह गए, उनको उसी आर्टिकल 45 में ही रहना दिया गया। उसमें डीपीएसपी में वो राज्य सरकार का दायित्व होगा।
कि उनका पालन पोषण, भरण पोषण और उनके रहन सहन आदि के बारे में, पोषाहार आदि के बारे में ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखना, जो ये 0 से 6 वर्ष हैं ये DPSP में आते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। पूछा जाएगा ये वाद योग्य है या नहीं, तो ये वाद योग्य नहीं। राज्य सरकार इन पे बाध्य नहीं है देने के लिए, अपनी सुविधा अनुसार इनको सुरक्षा और उनको खान पान, उनको रहन सहन, उनका पालन पोषण आदि प्रोवाइड कराएगी। लेकिन जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ये इनका मूल अधिकार हो गया, तो इसके लिए सरकार बाध्य होगी, इनको देना ही पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा देनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसमें 9वां क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, किसके द्वारा कहा गया? BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात ये आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? संपत्ति का अधिकार। ये दोस्तों अभी हमने पढ़ाया था कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है, जो कि पहले आर्टिकल 19 का 1 का F में था, लेकिन अब 300 का में जोड़ दिया गया, जो एक कानूनी अधिकार रह गया। तो इसमें से पहला स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने बताया था, ये किस में है? आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। और समानता का अधिकार जो दिया गया है ये 14 से 18 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस में दिया गया है? 23 से 24 में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा डी, ये मूल अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो पहला है समान आवास का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है धर्म पालन करने का अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि देखो समानता का अधिकार तो अभी बताया था 14 से 18 में दिया गया है, ये मिला हुआ है हमको। धर्म पालन करने का अधिकार अर्थात किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से मानने का अधिकार है, ये हमारा किसमें? आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। 25 से 28 में, ये हमारा 14 से 18 में दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अभी 19 से 22 में दिया गया है। लेकिन समान आवास का अधिकार ये कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि हम, अगर मान ले जैसे एक गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं, वो रोड पे सोता है, और तो घर कहाँ से लाएगा? दूसरा एक मुकेश अंबानी जैसे अमीर लोग, तो क्या वो उससे कंपैरिजन थोड़ी ना करेगा कि उनके पास घर है, प्रॉपर्टी है, इतना कुछ है, तो हमारे पास भी उतना होना चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। हाँ, वो बात अलग है, सरकार प्रयास करती है, कई योजनाएं ला के अलग से आवास प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, लेकिन संविधान किसी को अधिकार नहीं देता, मूल अधिकार नहीं है कि वो दावा करने लगे, कोर्ट चला जाए कि हमारे पास घर नहीं है, उनके पास कैसे घर है। तो ये यहाँ पे ये आवास का अधिकार ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। 12वां क्वेश्चन है बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन। कहता है मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो दोस्तों बताओ क्या है? तो मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य हैं। अब वाद योग्य किसे बोला जाता है? कि वाद उसे बोला जाता है जो हम कहीं पे उसको दावा कर सकें, कोर्ट में जा सकें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं जा सके, दावा कर सके कि हमारा ये अधिकार है, हम इसके ले लेंगे। लेकिन तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं
अगर उनका कोई हनन करता है, मान लिया सरकार तुम्हारा हनन करती है, तुम्हें बोलने नहीं दे रही है, तो तुम तुरंत कोर्ट चले जाओगे कि देखो सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है, या सरकार हमारा ऐसा कर रही है कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो कोर्ट तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जब कोर्ट किसी पे सुनवाई कर सकता है और तुम कोर्ट उसके तहत कोर्ट जा सकते हो, तो उसे वाद योग्य माना जाता है, मतलब वाद कर सकते हो, उस पर वाद संवाद हो सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज तक यहीं तक रखते हैं 12 क्वेश्चन, फिर आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, अगर इसमें कोई गलती हो या कुछ हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और कमेंट करके बताना आगे वीडियो कैसा लगा है, आगे वीडियो कंटिन्यू रखें या न रखें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी बताना जैसा कुछ लगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।